हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो साउथ कोरिया में डेमोग्राफिक प्रॉब्लम के बारे में तो अब तक सभी को पता चल गया होगा, लेकिन ये एक बंगाली ब्रदर ने जो है बहुत अच्छे से ये इस चीज़ को और भी ज़्यादा इलेबोरेटली और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है इसमें दिया है। मैं सेम चीज़ रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन इस वीडियो में काफ़ी सारे नए फैक्ट्स हैं, इसलिए जो है ये वीडियो में हिंदी डब्ड वर्जन में जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साउथ कोरिया के बारे में बहुत कुछ पता भी चलेगा और ये चीज़ जो सबकी मतलब एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पहलू है इस वीडियो का कि आने वाले टाइम पे इंडिया भी जो है इस रास्ते पे चला है। लेकिन इस वीडियो में एक चीज़ टिपिकल जो है मेंशन नहीं करते हैं, मेंशन करने की हिम्मत जिगरा भी नहीं रखते हैं कि जो रेडिकल फेमिनिज्म है ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 4B मूवमेंट में जो साउथ कोरियन वुमेन कर रहे हैं, कुछ उसमें जो है लेजिटिमेट डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे फेक स्यूडो फेमिनिस्ट भी हैं जो कि 4B मूवमेंट्स चला रहे हैं। और लड़कियों को इक्वलिटी देना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, जो कि मर्द है, एक सोसाइटी की बैकबोन जो है, उनको नज़रअंदाज आप ना करें। उनको जब आप नज़रअंदाज करेंगे तो वो दैट सोसाइटी इज बाउंड टू फॉल। आपको हिस्ट्री में बहुत सारे सिविलाइजेशन मिल जाएगा, लेकिन कहीं पे भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं मिलेगा जहाँ पे मैट्रियार्की ने है जो है एक्चुअली सर्वाइव किया है। आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैट्रियार्की क्यों नहीं करते। क्योंकि एक लड़की जो है भले ही वो प्रोवाइडर का रोल ले सकती है, बट प्रोटेक्टर के रोल आपको कभी भी एक लड़की को नहीं देखने को मिलेगा। आपको इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे क्लिप्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे किसी भालू ने ये किया है, इवन कुत्ते के गैंग ने जो है, ये लोग बोलते हैं आई विल चूज ए बियर, बट ये लोग कुत्ते से भी फाइट नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे भी बात डेंजर की होती है वो सिर्फ दूसरे मर्दों से नहीं। एक लड़कियों का बहुत कहावत है कि लड़कियों को अगर डेंजर है तो फिर दूसरे मर्दों से ही है। सिर्फ दूसरे मर्द से ही डेंजर नहीं होता है भाई, नेचुरल कैलामिटीज होता है, अर्थक्वेक होता है, जानवरों का हमला होता है। ऐसे में टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स आपको मैं दिखा सकता हूँ, यूट्यूब में अवेलेबल है, जहाँ पे किसी जानवर ने हमला किया हो, किसी नेचुरल कैलामिटी हो, वहाँ पे एक लिटरली अनजान लड़की के लिए जो लड़के वहाँ के लोकल लड़के होते हैं वो अपने जान में खेल के जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग जो एबिलिटी है वो लड़कों के डीएनए में है। और जो नर्चरिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बेटर है तो दूसरे में नहीं है, जो नर्चरिंग क्वालिटी वो फीमेल्स में है, और खास करके जो ऑफस्प्रिंग्स नर्चरिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फीमेल ज़्यादा अच्छा निभाती है। बट ओवरऑल जो सबका प्रोटेक्शन करता है वो मेल के लिए, वो मेल के डीएनए में इम्प्रिंटेड है, लड़की कभी भी उससे कम्पीट नहीं कर सकती। तो आपको ऐसे टन्स ऑफ एग्जाम्पल, बट आपको मुझे तो आज तक एक भी ऐसा वीडियो यूट्यूब में नहीं मिला कि किसी लड़के के लिए, हो सकता है किसी बच्चे के लिए, मे बी इन द रेयरेस्ट केसेस, बट किसी लड़के के लिए, फुल ग्रोन लड़के के लिए किसी लड़की ने अपना जान जोखिम में डाल के उसको बचाया हो, ये कभी भी मैंने नहीं देखा है। तो मेन जो है एक सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, और जब आप मेन को बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं तो दैट सोसाइटी टुडे और टुमारो इज़ बाउंड टू फॉल। खैर, ये जो है मुझे लगता है कोरियन डेमोग्राफिक क्राइसिस के लिए ये भी थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक फैक्टर में से है। तो खैर, अभी जो हम आज की वीडियो देखते हैं उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था व्हाई इज साउथ कोरिया बीइंग डिस्ट्रॉयड, डार्क साइड ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया राजधानी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के बीचों बीच एक पुल है, मापो ब्रिज। रात के समय इस पुल पर खड़े होकर आप देख सकते हैं कि आज का दक्षिण कोरिया कितना विकसित हो गया है। ठीक কতটা উন্নত হয়ে গেছে। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कें, रोशनी, सब कुछ चमक दमक से भरा हुआ। यहाँ कुछ कंपनियां भी हैं जिनके प्रोडक्ट हर घर में मौजूद हैं, और यह देश टेक्नोलॉजी में यूरोप और अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এই ব্রিজে দাঁড়ালে আপনি लेकिन इस पुल पर खड़े होने पर आप देखेंगे कि पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि कोई रेलिंग के ऊपर से कूद न सके। इसके बावजूद हर साल लगभग 2000 लोग इस पुल से कूदने की कोशिश करते हैं। सवाल उठता है, क्यों? आज के दिन कोरियाई कैप कल्चर, कोरियाई ड्रामा जैसी चीजों के पीछे समाज में कुछ गंभीर समस्याएं मौजूद हैं जिनकी वजह से लोग जीना नहीं चाहते। কিছু প্রবলেম এক্সিস্ট করে যার ফলে এখানের মানুষ আর বেঁচে থাকতে চাইছে না, তারা বিয়ে করছে না, ইভেন তারা लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे। माना जा रहा है कि 2060 तक, यानी सिर्फ 35 साल में दक्षिण कोरिया का देश ही विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। न कोई प्राकृतिक आपदा, न युद्ध, न भूकंप, बल्कि यह देश के लोग खुद अपने देश को बर्बाद कर देंगे, और वे पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। 2023 में दक्षिण कोरिया में जितने लोग पैदा हुए उससे ज्यादा लोग मर गए। युवाओं में डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है।
यहाँ तक कि 6 से 11 साल के प्राइमरी स्कूल के बच्चों में भी डिप्रेशन का असर दिखने लगा है। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এই ডিপ্রেশনের বিষ ঢুকে গেছে। তো প্রশ্ন হচ্ছে সাউথ কোরিয়ায় ঠিক तो सवाल ये है, दक्षिण कोरिया में ऐसा क्या हुआ कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और क्यों यह देश 2060 तक विनाश की राह पर है। और ध्यान दें, आज के दिन दक्षिण कोरिया में जो हो रहा है वही हमारे देश में भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इस वीडियो को आप आज के समाज के लिए एक चेतावनी मान सकते हैं। সমাজের জন্য একটা ওয়ার্নিং। সাউথ কোরিয়ার ঠিক পাশের দেশ दक्षिण कोरिया के बिल्कुल पास का देश है उत्तर कोरिया, जहां हर 2 दिन पर किम जोंग उन एक मिसाइल टेस्ट करता है और न्यूक्लियर हमले की धमकी देता है। लेकिन आज के समय में दक्षिण कोरिया के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्तर कोरिया नहीं है, वह खतरा है इस देश की जनसंख्या। जनसंख्या तेजी से कम हो रही है। দ্রুত গতিতে কমে যাচ্ছে। দেখুন, কোন দেশের জনসংখ্যা আপনি किसी देश की जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए, यानी आने वाले दशकों तक उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए, उस देश का फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर 2.1% होना चाहिए। 2.1% মানে দেশটি इसका मतलब है कि देश की महिलाओं को औसतन 2.1 बच्चे जन्म देने चाहिए। अगर यह दर इससे कम होगी तो देश की जनसंख्या घटती जाएगी। अगर यह 2.1 से अधिक होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। কিন্তু गत लेकिन पिछले 40 वर्षों में देखा गया है कि दक्षिण कोरिया की जन्म दर 2.1 से बहुत नीचे गिर गई है और आज के समय में यह केवल 0.72 है। इसका मतलब है कि देश में जन्म दर औसत की तुलना में भी बहुत कम हो गई है। কমে গেছে। সাউথ কোরিয়ার সরকার প্রতি दक्षिण कोरिया की सरकार हर साल पेंशन पर $730 बिलियन खर्च करती है, जो वर्तमान में दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा है। अब सोचिए, जब देश की 90% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी तब सरकार को कितना खर्च करना पड़ेगा। इस समय खर्च बढ़ेगा लेकिन काम करने के लिए वर्कफोर्स नहीं होगी। इसका मतलब है कि एक युवा को लगभग 10 लोगों का काम करना पड़ेगा। उन्हें कोई रिटायरमेंट भी नहीं मिलेगा और काम का दबाव दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। वर्तमान में दक्षिण कोरिया में लगभग 3.70 करोड़ वर्कर हैं, लेकिन अगर यह स्थिति जारी रही तो 2060 तक वर्कर की संख्या केवल 1 करोड़ तक गिर जाएगी। एक तरफ वर्कर कम होने से सरकार की आय भी घटेगी, वहीं बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से उनके भरण पोषण का खर्च भी बढ़ेगा। नतीजतन रातों रात देश की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। ভেঙে পড়বে। কিন্তু জানলে আশ্চর্য लेकिन जानकर आप हैरान होंगे कि आज के समय में भी दक्षिण कोरिया की सरकार इन सभी समस्याओं को जानने के बावजूद हजारों कोशिशें करने के बाद भी इस संकट से बाहर नहीं निकल पा रही है और शायद निकले भी नहीं पाएगी। इसके पीछे छिपा है दक्षिण कोरिया का एक और अंधेरा पक्ष, जो देश के निर्माण के समय से ही जुड़ा हुआ था। समय था 1905। उस समय जापानी सेनाओं ने कोरिया पर हमला किया और कोरियाई लोगों पर भारी अत्याचार किए। जब जापानी सेनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया तो यहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया और जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट गई। সাউথ কোরিয়া স্বাধীন হওয়ার दक्षिण कोरिया स्वतंत्र होने के बाद से ही देश को विकसित करने के लिए शिक्षा पर बेहद जोर दिया गया। यहाँ समाज में किसी व्यक्ति की सफलता का एवेल्युएशन उसकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर किया जाता है। इस वजह से छात्रों को स्कूल जीवन से ही अत्यधिक दबाव झेलना पड़ता है। गुड मार्क्स लाना, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना और वहां से नौकरी पाना, परिवार से लेकर समाज तक हर जगह से उन्हें इतना दबाव महसूस कराना पड़ता है कि आज के समय में लगभग 25% छात्र डिप्रेशन से अफ्लिक्टेड हैं। 25% স্টুডেন্ট ডিপ্রেশনে ভুগছে। यहाँ तक कि 6 से 11 साल के बच्चों में भी ये डिप्रेशन की समस्या फैल गई है और उनमें से लगभग 20% अब जीवन जीने की इच्छा नहीं रखते। আর বাঁচতেই চায় না। साउथ कोरियार वर्क कल्चर दक्षिण कोरिया की वर्क कल्चर इस समय इतनी टॉक्सिक हो गई है कि ये इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। ये ऐसा देश है जहां ऑफिस का मतलब है बिना थके लगातार काम करना। दुनिया के सभी विकसित देशों में से दक्षिण कोरिया में वर्किंग आवर्स सबसे ज्यादा हैं। OECD की रिपोर्ट के अनुसार एक कोरियाई कर्मचारी साल में लगभग 2000 घंटे काम करता है, यानी हफ्ते में औसतन 50 से 60 घंटे। उन्हें साल में केवल 12 से 14 दिन की पेड छुट्टियां मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग छुट्टी लेने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ की कल्चर में यह माना जाता है कि अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो आप अपने काम के प्रति सीरियस नहीं हैं और यहाँ किसी को भी नौकरी से निकाल देना बहुत आसान है। दक्षिण कोरिया में बॉस का मतलब भगवान है और अगर आप बॉस के सामने सिर नहीं झुकाते तो किसी भी पल आपकी नौकरी जा सकती है, आपका करियर खत्म हो सकता है। इसीलिए ऑफिस के समय के बाद भी कर्मचारियों को बॉस के साथ डिनर पर जाना पड़ता है। ডিনার করার জন্য रोज সকাল सुबह 7:30 बजे ऑफिस पहुंचना, दोपहर के लंच टाइम में भी मीटिंग, शाम 7 बजे ऑफिस खत्म होने के बाद बॉस के साथ डिनर और रात 11 बजे घर पहुंचना, यही यहाँ की डेली रूटीन है। इस तरह की लाइफस्टाइल में नींद, परिवार और प्यार सब कुछ खो गया है सिर्फ एक नौकरी के लिए। इसके परिणाम स्वरूप लोगों की मेंटल हेल्थ बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इतना ज्यादा दबाव है कि हर साल औसतन लगभग 1000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं या फिर काम करते करते हार्ट अटैक से मर जाते हैं। করতে করতে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান।
और यहाँ आता है एक और डरावना सच, जो लोग इतना अधिक काम करते हैं, अपनी जिंदगी कंपनी के लिए कुर्बान कर देते हैं, उन्हें क्या वाकई उचित वेतन मिलता है? नहीं, उन्हें सिर्फ उतना ही वेतन दिया जाता है जितने में वे किसी तरह जीवित रह सकें, लेकिन वे कभी अमीर नहीं बन पाते, ধনী হতে পারেন না। एक टिपिकल दक्षिण कोरियन अपने प्रोफेशनल वर्क से इतनी कम इनकम करता है कि वे एक प्रॉपर फ्लैट भी नहीं खरीद सकते, उन्हें बिल्डिंग के बेसमेंट में ही रहना पड़ता है। आज के समय में सियोल में एक छोटे से अपार्टमेंट की कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए है। इस स्थिति की वजह से मिडिल क्लास युवा अपने सपने देखना ही छोड़ चुके हैं। 2022 साले साउथ कोरियाয় মোট 2022 में दक्षिण कोरिया में कुल 1,69,000 शादियां हुई, जो पिछले 50 वर्षों में सबसे कम है। यहाँ की महिलाएं भी अब शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसका कारण थोड़ा अलग है, वह है डोमेस्टिक वायलेंस। विकसित देशों में दक्षिण कोरिया की महिलाएं सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है और इसका अधिकांश हिस्सा उनके पति, प्रेमी या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा होता है। इस वजह से आज के समय में दक्षिण कोरिया में फेमिनिज्म की लहर चल रही है। महिलाएं पुरुषों के प्रति बेहद नाराज हैं। उन्होंने 4D आंदोलन शुरू किया है, जिसका अर्थ है डोंट डेट, डेट न करें, डोंट हैव इंटीमेट रिलेशनशिप न बनाएं, डोंट गेट मैरिड, शादी न करें, डोंट हैव चिल्ड्रन, बच्चे न पैदा करें। यानी वे न शादी करेंगी, न प्रेम करेंगी, न बच्चे रखेंगी और न किसी रिश्ते में जुड़ेंगी। हाल ही में हुए एक सर्वे में पाया गया कि लगभग 65% दक्षिण कोरियाई महिलाएं न तो शादी करना चाहती हैं और न बच्चे रखना चाहती हैं। दक्षिण कोरिया सरकार ने देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने बेबी बोनस जैसी नीतियां भी शुरू की हैं, जिसमें बच्चे होने पर सरकार से $10,000 देने का प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है, जब लोग खुद जीवन जीना नहीं चाहते तो वे बच्चे क्यों पैदा करेंगे? জন্ম দিতে কেন চাইবে? यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी दक्षिण कोरिया में सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है। ये प्रतिशत जापान और रूस को भी मात दे देता है। यहाँ की वर्क कल्चर, एजुकेशन सिस्टम और एक्सट्रीम कैपिटलिज्म धीरे धीरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आज दक्षिण कोरिया हमारे भारत के भविष्य का आईना है। आज भारत में भी वर्क कल्चर दिन ब दिन टॉक्सिक होती जा रही है। कुछ सीईओ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक एम्प्लॉई सप्ताह में 70 घंटे या उससे ज्यादा काम करे, यहाँ तक कि रविवार को भी ऑफिस आए, लेकिन इसके बदले उनका मजदूरी बढ़ाई नहीं जाती। भारत में वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस दिन ब दिन बिगड़ रहा है। वहीं एजुकेशन पर दबाव बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आज का युवा जो पढ़ाई करता है, नौकरी करता है ताकि अमीर बने, फ्लैट खरीदे, अपना घर बनाए और परिवार बनाए, इस अवसर की संभावना दिन ब दिन घटती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में भी युवाओं में शादी न करने की ट्रेंड बढ़ रही है। इसलिए आज सरकार को इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन सवाल ये है, जो लोग केवल अलावेंस और धर्म की राजनीति करते हैं, क्या वे अगले 100 सालों के बारे में सोचेंगे? आपकी राय जानना महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। सबसे पहले जानटेक ने लिखा है कि बात सही है, जापान में भी वही स्थिति है। समाज के लिए डिप्रेशन एक बीमारी है। मैंने इन दोनों देशों की कई बार यात्रा की है, वीडियो अच्छा बना है। उसके बाद पूर्णिमा हालदार ने लिखा है कि दक्षिण कोरिया विनाश के रास्ते है या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन पश्चिम बंगाल विनाश की राह पर है, इसमें मैं निश्चित हूँ। उसके बाद सौगत चक्रवर्ती ने लिखा है कि उससे पहले कहीं हम ही ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण नष्ट न हो जाएं। उसके बाद लिपिका देवनाथ ने लिखा है कि बातें सच हैं, ज्यादातर देशों का यही हाल होगा। इतना टॉक्सिक कल्चर बन गया है कि युवा पीढ़ी अब जिम्मेदारी या कर्तव्य निभाना ही नहीं चाहती। चेंजिंग क्लाइमेट और राइजिंग हीट लोगों का मन और तोड़ रही है। जो समाज को सुधार सकते हैं वे भी ज्यादातर अपने फायदे में ही व्यस्त हैं। उसके बाद राइडिंग लाइफ ने लिखा है कि गीता और महाभारत स्टडी कराना चाहिए, ऐसा करने से सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। उसके बाद इंद्रजीत ने लिखा है कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, तभी पृथ्वी सुंदर बनेगी। उसके बाद अनिका ने लिखा है कि कितना अजीब है दोनों कोरियाओं के लोगों का जीवन। एक और उत्तर कोरिया के लोग लगातार डर के बीच भी जीना चाहते हैं, वे एट लिबर्टी जीने की इच्छा रखते हैं। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के लोग जिनके पास अपनी स्वतंत्रता है, वे ही अब जीना नहीं चाहते। उसके बाद विधान ने लिखा है कि हमारे देश में भी तो वही तरह की संस्कृति है, यहाँ इंसान की कीमत सिर्फ 1 वोट भर है। उसके बाद सुरजीत हालदार ने लिखा है कि घबराइए मत, एआई टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है, एक रोबोट 1000 लोगों का काम करेगा। इसके अलावा अगर इंसान उत्तर कोरिया जैसे देश में रह सकता है तो उसकी तुलना में दक्षिण कोरिया तो स्वर्ग है। इसीलिए डोंट बी पैनिक, परेशान मत होइए। उसके बाद IDD ने लिखा है कि हमारे देश में युवा तो हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। हर देश में किसी न किसी तरह की समस्या होती ही है। उसके बाद इंद्रजीत विश्वास ने लिखा है कि दादा, हमारे भारत से 10 से 20 करोड़ लोगों को ले जाकर दक्षिण कोरिया का नागरिक बना दीजिए। इससे दक्षिण कोरिया चाहे कितनी ही प्रगति कर ले या न करे, हमारा भारतवर्ष बचेगा। उसके बाद देवस्मिता घोष ने लिखा है कि अगर हमारे भारत की जनसंख्या इसी दर से कम हो जाती तो हमारा देश भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाता। उसके बाद जफर उजमान शोएब ने लिखा है
कि मैं पिछले 16 साल से दक्षिण कोरिया में हूँ। कोरिया इतना डेवलप्ड है कि दुनिया का कोई और देश इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ के लोग इतनी मेहनत करते हैं कि रोबोट भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन यंग जनरेशन मेहनत नहीं करती और बर्थ रेट भी बहुत कम है। उसके बाद तुषार खान ने लिखा है कि भाई हमारे कनाडा में भी वही स्थिति है। यहाँ की महिलाएं भी शादी में विश्वास नहीं रखती, सिर्फ अपनी नौकरी और करियर पे भरोसा करती हैं। उसके बाद जाहिद हसन ने लिखा है कि जापान की स्थिति तो और भी खराब है। उसके बाद तपन मंडल ने लिखा है कि आधुनिक भोगवादी समाज में जीवित रहने की प्रतियोगिता में लोग दिन रात लगातार दौड़ रहे हैं, जिससे मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं। हमेशा सबके आगे बने रहना जरूरी समझा जा रहा है। आने वाले समय में भारत के हिंदुओं की स्थिति दक्षिण कोरिया जैसी हो जाएगी। उसके बाद शमीम मियां ने लिखा है कि सब बातों को मैं मानता हूं, लेकिन दक्षिण कोरिया में वेतन कम है ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद भी दक्षिण कोरिया में रहता हूं। उसके बाद अजंता भट्टाचार्य ने लिखा है कि अत्यधिक जनसंख्या वाले देश एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं और समस्याएं भी समान हैं। बुद्धिमान सरकार और नागरिक अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके एक देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उसके बाद रानी मंडल ने लिखा है कि वीडियो देखकर जो मैंने समझा वह यह कि दक्षिण कोरिया जितना दूर से पॉपुलर और सुंदर दिखता है, असल में वह मोस्टली मिसकंसेप्शन है। ये देश विनाश के रास्ते पर बढ़ रहा है। उसके बाद तोहिदुल इस्लाम ने लिखा है कि मैं पिछले 14 साल से दक्षिण कोरिया में हूँ। बात सच है, यहाँ लगभग 55% लोग शादी नहीं करते और शादीशुदा लोगों में भी अधिकांश बच्चे नहीं लेते। यहाँ कुत्ते पालना शुरू हो गया है, लेकिन बच्चों की परवरिश उनके लिए झंझट जैसी है। उसके बाद अनसाइट ने लिखा है कि सरकार, गवर्नमेंट, कंपनियां, इन सब के पीछे असल में लुटेरों की टोली बैठी है। आम आदमी बच नहीं पाएगा, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके बाद मोहम्मद कबीर हुसैन ने लिखा है कि केवल धर्महीनता ही उस देश के लोगों की आत्महत्या का मुख्य कारण है, क्योंकि धर्म लोगों को सही राह दिखाता है। केवल इस्लाम ही उन्हें शांति का मार्ग दिखा सकता है। उसके बाद AI लव ने लिखा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, भारत में सब कुछ सस्ता और सुविधाजनक है, जबकि अन्य जगहों पर जीवन जीना बहुत मुश्किल है। वहां अगर कोई महीने में 10 लाख कमाता भी है तो वह पैसा वहां कम पड़ जाता है। बैंक में पैसा रखने से भी वहां पैसे की वृद्धि नहीं होती। वहां शो ऑफ करना जरूरी है। स्किन ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स, जिम, ब्रांडेड कपड़े सब करने में पैसा चला जाता है। लड़कियां भी लड़कों के हाफ नेक्ड डांस शो देखने जाती हैं। बार और पब जाना कंपलसरी है। सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भारत में रहो, खाओ, आराम से रहो। नींद का वहां कोई महत्व ही नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन है। वहां सभी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। लड़के फैट रिडक्शन, एब्स सर्जरी कराते हैं। ऊंचा दिखने के लिए पैरों की सर्जरी कराते हैं। बहुत सारे खर्चे हैं। यहाँ भारत में, बंगाल में गोभी 20 रुपये किलो है, वहीं वहाँ 800 रुपये किलो है। उसके बाद परीक्षित रॉय ने लिखा है कि भारत की आर्थिक स्थिति और भी खराब है। अधिकांश लोगों के पास काम नहीं है। डिप्रेशन केवल डेवलप्ड कंट्रीज में ही नहीं है, बल्कि यहाँ भी है। और जितना अधिक मार्केट इकोनॉमी विकसित होगी, उतना ही डिप्रेशन बढ़ेगा। उसके बाद राइडिंग लाइफ ने लिखा है कि कुछ मुस्लिम भेजो, जनसंख्या 6 महीने में दोगुनी हो जाएगी। उसके बाद अशोक कुमार साहा ने लिखा है कि दक्षिण कोरिया में प्रेम और मोह की कमी वाला मैकेनिकल सोसाइटी बनता जा रहा है। लोग जैसे मशीन में बंधे हुए हैं। जीवन का आनंद न मिलने के कारण वहां निराशा का बसेरा बन चुका है। लोग चाहते हैं खुशी, चाहते हैं प्रेम। उसके बाद समीर ने लिखा है कि जनसंख्या कम करने को छोड़कर बाकी सब कुछ तो बांग्लादेश में मौजूद है। उसके बाद अब्दुल मजीद काजी ने लिखा है कि एक समय दक्षिण कोरिया बहुत ही विकसित देश था। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में इसकी बड़ी ही ख्याति थी, शायद अब भी है। अमेरिका के साथ घनिष्ठ दोस्ती हो तो शत्रु की जरूरत ही नहीं पड़ती। देश को एक्सप्लॉइटेड करके वे बस खाली खोल छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद चंदन नट्टा बर्मन ने लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था आज की दुनिया में इंसानों के लिए लिविंग डिस्ट्रक्शन ही है। इस वीडियो में जिन सभी समस्याओं का जिक्र किया गया है, वे सब वर्तमान पूंजीवादी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम से ही उत्पन्न हुई है। अगर पूंजीवादी व्यवस्था में फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ तो इस दुर्दशा से अधिकांश लोगों को मुक्ति, स्वास्थ्य और शांति नहीं मिल सकेगी। उसके बाद जिनारुल शेख ने लिखा है कि हमारे भारतीय नेता तो केवल अपना पेट भरने में ही व्यस्त हैं, तो देश का कल्याण कैसे करेंगे, उसके बारे में सोचने के लिए तो शिक्षा की जरूरत होती है, और यही हमारे देश के किसी भी नेता में नहीं है। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा, दक्षिण कोरिया, जिसे कभी एशिया का मॉडल डेवलपमेंट नेशन कहा जाता था, आज सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिकली एक गहरी गिरावट की ओर बढ़ रहा है। ये देश टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे कि के-पॉप, के ड्रामा में विश्व की बड़ी ताकतों में से एक माना जाता है। लेकिन इसकी शाइनिंग इकोनॉमी के पीछे एक गंभीर क्राइसिस पनप रहा है। सबसे बड़ी समस्या है तेजी से घटती बर्थ रेट, जो दुनिया में सबसे कम है, ओनली 0.7 पर वुमन। इसका मतलब है कि आने वाले दशकों में दक्षिण कोरिया की जनसंख्या तेजी से घटेगी, लेबर फोर्स समाप्त होगी और ओल्ड एज पर्सन की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि सोशल वेलफेयर सिस्टम पर असहनीय दबाव पड़ेगा। युवाओं में विवाह और बच्चों के प्रति अरुचि, हाईली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम, ऊंची जीवन यापन लागत और महंगे मकानों ने परिवार निर्माण की इच्छा को लगभग खत्म कर दिया है।
दूसरी बड़ी चुनौती है आर्थिक ठहराव, जहां दक्षिण कोरिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 1% से भी कम हो गई है और निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था चीन, अमेरिका और यूरोप की मंदी से बुरी तरह प्रभावित है। ग्लोबल डिमांड घटने से उसके सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही हाउस होल्ड डेट दुनिया में सबसे ऊंचा है, जिससे आम नागरिक कर्ज के बोझ तले दबा है। तीसरा बड़ा संकट है सोशल इम्बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट। देश में सुइसाइड रेट OECD देशों में सबसे अधिक है, खासकर युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों में। बेरोजगारी और कामकाज का अत्यधिक दबाव, समाज की फियर्सली कॉम्पिटिटिव माइंडसेट और सामाजिक अलगाव ने दक्षिण कोरियाई युवाओं को मानसिक रूप से थका दिया है। चौथा संकट है पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उत्तर कोरिया की परमाणु धमकियां लगातार बढ़ रही हैं और अमेरिका चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच सियोल एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस बनाए रखने की कोशिश में है। चीन से व्यापारिक निर्भरता कम करना आसान नहीं है, वहीं अमेरिका की सुरक्षा पर निर्भर रहना उसकी संप्रभु नीति को सीमित कर देता है। इसी के साथ दक्षिण कोरिया के भीतर बढ़ती जेनरेशनल इनइक्वालिटी और धन संपत्ति का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ने सामाजिक विभाजन को गहरा कर दिया है, जहां अमीर और गरीब, युवा और वृद्ध, पुरुष और महिला के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। हेल जोसियोन जैसी अभिव्यक्तियां इस बात की प्रतीक हैं कि कोरियाई युवा अपने ही देश को नरक जैसा मानने लगे हैं, जहां जीवन की दौड़ में कोई सुकून नहीं। इसके अतिरिक्त दक्षिण कोरिया की जनसंख्या में डिक्लाइनिंग माइग्रेंट एक्सेप्टेंस और इंटॉलरेंस टुवर्ड्स एथनिक डाइवर्सिटी उसके भविष्य को और कमजोर बना रही है, क्योंकि जब हाउस होल्ड पॉपुलेशन घटेगी तब लेबर फोर्स की पूर्ति के लिए माइग्रेंट ही सहारा बन सकते हैं, लेकिन सोशल मेंटेलिटी इसके लिए तैयार नहीं है। फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू दक्षिण कोरिया ऊर्जा के लिए बाहरी देशों पर निर्भर है और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां उसे अधिक असुरक्षित बना रही हैं। संक्षेप में दक्षिण कोरिया आज आर्थिक स्थिरता, जनसंख्या गिरावट, सामाजिक तनाव और जियोपॉलिटिकल दबाव चारों दिशाओं से बिखराव की स्थिति में है। यदि उसने आने वाले दशक में इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वह अपने ही विकास मॉडल का शिकार बन सकता है। उसकी हाईटेक चमक के पीछे एक थका हुआ समाज छिपा है जो धीरे धीरे अपनी जीवन ऊर्जा और भविष्य की संभावनाएं खो रहा है। यह पतन अचानक नहीं बल्कि धीमी गति से चल रही सोशल और इकोनॉमिक सेल्फ डिप्लीशन का परिणाम है, जहां बाहर से सब कुछ आधुनिक और सफल दिखता है लेकिन भीतर से राष्ट्र धीरे धीरे ढह रहा है। आज बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।